अब देखो शकों की कहानी हम देखते हैं। शकों की कहानी देखने के लिए आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा ये शक थे कौन और ये आए कहां से थे। तो देखो जो साइबेरिया, रूस का साइबेरिया वाला हिस्सा है, वहां पर एक कबीला है जिसको कहते हैं हिगनू कबीला था। हिगनू या ये हूण कहलाते हैं। ये एक कबीला था, ठीक है। इस कबीले, ये सबसे ऊपर हिगनू कबीला है। हिगनू कबीले के नीचे एक कबीला था जिसका नाम था यूची। यूची जाति के लोग रहते थे। यूची जाति के नीचे एक जाति रहती है जिसको कहते थे शक। शक। और देखो शकों का स्थान आप यदि मैप में देखोगे, रूस में आपको दो नदियां दिखाई देंगी। एक नदी है आमू दरिया और एक नदी है सिर दरिया। आमू दरिया और सिर दरिया। आमू दरिया और सिर दरिया, इन दोनों नदियों के बीच में एक जाति रहती थी जिसका नाम था शक। उसके ऊपर जाओगे तो यूची मिलेगी और उसके ऊपर जाओगे तो हूण या हिगनू कबीले के लोग मिलेंगे। अब देखो किसी भी कारण से, ज्योग्राफिकल रीजन हो या क्लाइमेटिकल रीजन हो, इन कारणों से ये हिगनू कबीला अपने स्थान से आगे बढ़ते हैं। ये हूण लोग नीचे उतरते हैं और किसको, यूचियों से इनका संघर्ष होता है। ये ताकतवर थे तो यूचियों को भगा देते हैं। यूची आगे खसकते हैं, आमू दरिया सिर दरिया के एरिया में आते हैं। यहाँ पे शक पहले से रह रहे थे, ये यूची शकों को मार के भगाते हैं और यहाँ पर रहने लगते हैं। अब शकों की मजबूरी थी ये आगे आना, क्योंकि ये पीछे से तो मार रहे हैं ना, तो मजबूरी है कि आगे खसकना। या तो ताकतवर होते तो इनसे लड़के इनको हरा देते, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कमजोर होंगे तो ये पलायन करेंगे। भाई माइग्रेट तो कमजोर ही करता है ना, ताकतवर कभी माइग्रेट नहीं करता। तो ये जो शक हैं, ये अमू दरिया और सिर दरिया वाले एरिया को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। जब ये छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो ये आगे 5 भागों में विभक्त हो जाते हैं। समझ रहे ना, कबीला था, अपनी अपनी बैलगाड़ी उठाई और 150 लोग निकल लिए। कोई उनने कहा हम तो उत्तर जा रहे, कोई कह रहा हम दक्षिण जा रहे, कोई इधर कोई इधर। तो ये 5 भागों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो शक हमको भारत में 5 हिस्सों में दिखाई देंगे, जिसमें से 4 हिस्से भारत में आते हैं और एक हिस्सा अफगानिस्तान वाले हिस्से में रह जाता है। मतलब क्या है, देखो 5 हिस्से में एक हिस्सा अफगानिस्तान यहां ही शिफ्ट हो गया, अफगानिस्तान। दूसरा हिस्सा जाता है तक्षशिला, तक्षशिला। तीसरा हिस्सा जाता है मथुरा तक, मथुरा में आ गए। चौथा टुकड़ा पहुंचता है मालवा में और 5वां टुकड़ा पहुंचता है नासिक में। मतलब देखो शक 5 हिस्सों में बढ़ गए, जिसमें एक हिस्सा अफगानिस्तान में रह गया, बाकी 4 हिस्से भारत में ही शिफ्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं देखो अफगानिस्तान वाले की कहानी तो हमको नहीं पता, वो हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो अफगानिस्तान के ऊपरी वाले हिस्से में थे। यहां पर भारत में जो शक आए, इनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं उत्तरी शक या उत्तरी छत्रप। शक अपने आप को छत्रप भी कहते हैं, यही भारत में छत्रप प्रणाली लेके आए थे, उत्तरी छत्रप। और दूसरे कहलाते हैं पश्चिमी छत्रप, पश्चिमी छत्रप। उत्तरी छत्रप और पश्चिमी छत्रप, ये 2 हिस्सों में ये हम जो शक लोग आए हैं उनको विभाजित करते हैं। अब देखो ये जो शक लोग हैं, उत्तरी छत्रप के 2 हिस्से हैं। एक गए थे तक्षशिला में और दूसरा कहां गया, मथुरा में। तो जो तक्षशिला और मथुरा में रह गए वो कहलाए उत्तरी छत्रप या उत्तरी शक। और जो पश्चिमी छत्रप के अंतर्गत 2 हैं, मालवा में रहने वाले और नासिक में रहने वाले। देखो है सब सखी, लेकिन क्या है अलग अलग हिस्सों में बस गए। हमको एक एक पॉइंट इनके बारे में याद रखना है। जो तक्षशिला वाले छत्रक हैं, उनके शासक, उनमें एक शासक हुआ पहले माउस नामक। माउस के बाद जो दूसरा शासक होता है एजेस, और फिर तीसरा एक शासक बनता है एजेलिसेस, एजे लिसेज।
3 शासक देखने को मिलते हैं। मथुरा वाले क्षत्रपों में एक शासक मिलता है हगामन, और एक और शासक मिलता है सोडस, सोडास। 2 शासक मिलते हैं। मालवा वाले शासक, मालवा वाले क्षत्रप, मालवा वाले शक में एक हमको राजवंश मिलता है कार्दमक वंश, कार्दमक वंश। और इस कार्दमक वंश का सबसे प्रतापी राजा बनता है रुद्रदमन, रुद्र दमन। नासिक वाले, नासिक में शासक आता है पहले चष्टन, चष्टन, दूसरा भूमक, और एक और शासक का उल्लेख मिलता है नहपान, नहपान। ठीक है, अब देखो ये 4 हिस्से हैं। फिर ये जो मथुरा वाले शक है ना, मथुरा वाले शक में बताया गया कि ये मथुरा वाले शक पहले कहां रहते थे? पहले ये मालवा में ही रहते थे, मालवा में। लेकिन मालवा में ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाए, क्योंकि एक स्थानीय शासक जिसका नाम रहता है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, इसने 57 ईसा पूर्व इनको मार के भगा दिया। 57 ईसा पूर्व इनको मार के भगा दिया। और इसी 57 ईसा पूर्व इस मालवा के शासक विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया। इसको विक्रम संवत कहते हैं या मालवा संवत भी कहते हैं। और यही हमारा आज का ऑफिशियल कैलेंडर के रूप में माना जाता है, विक्रम संवत, जो मालवा के एक स्थानीय शासक विक्रमादित्य ने चलाया। ठीक है ना। अब विक्रमादित्य कौन था, किस राजवंश का था, इसकी कोई जानकारी नहीं है हमको। बस एक शासक था जिसने शकों को मार के और यहां पर अपना संवत चलाया, लेकिन वही भारत का आज ऑफिशियल संवत के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, तो ये इतनी कहानी विक्रमादित्य की है। फिर ये यहां से इनको भगाया तो ये कहां, फिर मथुरा में शिफ्ट हो गए। लेकिन बाद में फिर विक्रमादित्य के बाद फिर से शक आके रुद्रदमन के नाम से यहाँ पे एक अलग राजवंश बनता है। तो एक तो मथुरा का उल्लेख, दूसरा एक उल्लेख मिलता है नहपान का। याद करो जब अपन ने क्या है सातवाहन वंश था देखा था, तो सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान के ऊपर आक्रमण किया था। और गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के हमको जोगल थंबी से प्राप्त हुए हैं। और ये जो इस आक्रमण के प्रमाण थे, हमने देखा था नहपान पराजित हुआ था। तो सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस नहपान को हराया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने इस नहपान को पराजित किया था। ठीक है, फिर ये कहानी। अब इसमें देखो हमको इस रुद्रदमन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना है, क्योंकि पूरे शकों में एक यही शासक है जो अपनी उपलब्धि इतिहास में दर्ज करा पाया। बाकी तो सब केवल नाम के छोटे छोटे शासक थे, कोई बड़ा युद्ध लड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो इतिहास में वो भुला दिए गए। केवल एक व्यक्ति क्या है, रुद्रदमन, रुद्रदमन। रुद्रदमन किसका था? कार्दमक वंश का था। पहली बात तो ये जान लो, कार्दमक वंश का था। दूसरा पश्चिमी क्षत्रप, अब भी अपन ने देखा पश्चिमी क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप था। अब देखो इस रुद्रदमन इतिहास में अपने को एक अभिलेख गढ़ाकर अमर हो गया। इसने जूनागढ़ अभिलेख की स्थापना करी। जूनागढ़, गिरनार अभिलेख भी कहते हैं इसको, या जूनागढ़ अभिलेख, अभिलेख। और ये कब का है? ये 150 ईसा पूर्व का है। 150 ईसा पूर्व का है। अब देखो इस जूनागढ़ की ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। लेकिन इसकी लिपि ब्राह्मी है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है।
और ये चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली मतलब गद्य पद्य दोनों मिलाकर लिखा गया है और ये चंपू शैली का प्राचीनतम उदाहरण है। फिर इस जूनागढ़ में अभिलेख में लिखा क्या है, इसमें सुदर्शन झील का उल्लेख किया गया है। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील की चर्चा की गई है। और देखो इस सुदर्शन झील के बारे में सब शासकों का उल्लेख है कि भाई इस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, चंद्रगुप्त ने करवाया। फिर उसका लड़का अशोक आता है, वो भी इसको क्या है रिपेयर करवाता है। फिर अशोक के बाद अब रुद्रदमन आया है, तो रुद्रदमन इसको फिर से पुनर्निर्मित करवाया। सबके समय देखो अलग अलग। चंद्रगुप्त के समय यहां का जो जूनागढ़ का जो गवर्नर था वो था पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त वैश्य। अशोक के समय तुषाश्प था, तुषाश्प। और रुद्रदमन के समय था सुविशाख, सुविशाख। और आगे चलकर इसी जूनागढ़ अभिलेख में स्कंद गुप्त भी अपना नाम लिखवा देगा। और स्कंद गुप्त के समय यहां का जो गवर्नर था वो था पर्णदत्त चक्रपालित। पर्णदत्त चक्रपालित, ठीक है। तो ये सुदर्शन झील का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है और जूनागढ़ अभिलेख के माध्यम से ही रुद्रदमन इतिहास में अमर है। दूसरा, इस रुद्रदमन ने योधे जनजाति पर हमला किया। रुद्रदमन ने योधे जनजाति पर हमला किया, योधे जनजाति पर हमला किया। और योधे जनजाति ये पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में रहती थी और ये गणतंत्र छोटे कबीले के रूप में थी और वहां पर इसके सिक्के मिले हैं, इसलिए इसकी जानकारी मिली है। फिर हमने कल सातवाहन में देखा था कि रुद्रदमन ने वशिष्ठ, सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को हराया था, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को हराया था, पराजित किया था। फिर देखा था आपने लड़के की शादी पुलमावी के भाई से कर दी थी, तो दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो देखो ये शकों में सबसे प्रतापी शासक होता है रुद्रदमन। शकों की इतनी ही बातें हैं जो हमारे काम की हैं। भारतीय इतिहास में छत्र प्रणाली लाने वाले व्यक्ति थे शक लोग। छत्र प्रणाली पहले ही बताया था, छत्र मतलब राजा और उसका युवराज दोनों मिलकर शासन करते हैं, छत्रप कहलाता है वो छत्र प्रणाली। फिर देखो शक के बाद आने वाली जो दूसरी जाति है भारत में वो है पहलव। पहलव, पहलव में क्या जाना है कि पहलव का जो शासक था माउस, संस्थापक, पहलव राजवंश का संस्थापक था माउस। इसको एक और नाम मिलता है मिथ्रेडेट्स, मिथेडेटस। दोनों नाम याद रखना, पहलव का संस्थापक माउस है लेकिन मिथेडेटस, मिथेडेटस को भारत में पहलवों का संस्थापक कहते हैं, भारत में संस्थापक, ठीक है। इन पहलवों का जो सबसे मेन शासक है वो है गोंडो फर्नीज, गोंडो फर्नीज। इसको गुनहर भी कहते हैं। इसने पेशावर में एक अभिलेख गढ़वाया था, पेशावर, पेशावर में एक अभिलेख गढ़वाया था, उसको कहते हैं तख्ते वही अभिलेख, तख्ते वही अभिलेख। तख्ते वही अभिलेख। और यह अभिलेख 20 से 41 ईस्वी के बीच का है। ईसा पूर्व की बात खत्म हो गई, 20 से 41 ईस्वी का है या प्रथम शताब्दी के आसपास का है। और इस तख्ते वही अभिलेख में एक ईसाई संत, ईसाई संत सेंट थॉमस की हत्या का जिक्र है।
सेंट थॉमस की हत्या का जिक्र चर्चा की गई है कि एक ईसाई संत थे सेंट थॉमस जो आते हैं और इनकी हत्या म्यापुर तमिलनाडु में की गई है, म्यापुर तमिलनाडु में। बस इसके लिए गोंडो फर्नेस इतिहास में याद रखा जाता है, तख्ते बही अभिलेख। ठीक है, तो देखो हिंद यवन हो गए, शक हो गए, पहलव हो गए। अब अगले आने वाले आक्रमणकारी हैं कुषाण। ठीक है, तो कुषाणों को अपन अब कल देखेंगे।